बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट इना नियाजी और मेरे साथ हैं मिस्टर जमील सुखेरा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के शो का आगाज करते हैं और कुछ अच्छी, कुछ बहुत अच्छी और कुछ बुरी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के प्रोग्राम में कौन सी खबरें शामिल हैं जो डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है कि हमारी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी और निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत का अमल भी शुरू हो चुका है। तो जो हुकूमत है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने जा रही है अगले महीने अगस्त 2023 में और 14 अगस्त को हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने ये बता भी दिया अपने मुंह से, लेकिन एक सवालिया निशान ये है कि इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि वजीर आजम साहब ने ही ये कहा है कि अक्टूबर या नवंबर जब भी इंतखाबात होंगे उसकी तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। तो अल्लाह करे कि अक्टूबर नवंबर में भी अगर इलेक्शन हो जाए तो ठीक है, फिर भी हमें तो जल्दी ही लग रही है, मतलब हो जाने चाहिए। इलेक्शंस जो है वो बहुत सारे मसलों का जो हल है वो इलेक्शंस ही है। इसके अलावा जी हम बात करेंगे CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ और पाकिस्तान को 19 साल बाद ओलंपिक हॉकी क्वालिफाइड इवेंट की मेज़बानी का मौका मिल गया है। ये भी एक बहुत अच्छी और एक बड़ी खबर है। अगर हम हॉकी की बात करें, आए दिन हम बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से, खबरें बहुत सारी होती हैं और बहुत खुशी होती है जब हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनली फोरम्स में भी हमें रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई हॉकी से रिलेटेड खबर आई है, बहुत मुझे लगता है कि अरसे बाद, बहुत मुद्दत के बाद एक अच्छी और बिल्कुल एक तो हमारा कौमी खेल, फिर ऊपर से इस पर तवज्जो भी नहीं दी जाती। ऊपर से मुराद के ऊपर से हायर अथॉरिटीज की तरफ से इस पर ऊपर से, अच्छा ऊपर से there's a pun on this word, ऊपर से तवज्जो नहीं दी जाती। इसके अलावा जी, क्योंकि नीचे से तो तवज्जो दी जाती है क्योंकि नीचे से जो खाने पीने का सीन और करप्शन और वो मामला तो सारा चल रहा है। सुबह आप करप्शन की कहानी लेके बैठ गए। करप्शन की कहानी है ना, आप देखें, आप हॉकी के इशू को उठा के देख लें, हॉकी के स्टेडियम्स, उनकी ऑस्ट्रोटर्फ्स, कितना पैसा कहाँ खाया गया, कब चेंज होनी थी, कौन से इवेंट्स नहीं हुए। खास तौर पर हमारे प्लेयर्स को पैसा ना मिलना, जब तक प्लेयर को खर्चा नहीं मिलेगा, जब तक उसको पैसे नहीं मिलेगा, वो क्या परफॉर्म करेगा। और इंटरनेशनल इवेंट्स में कई दफा ऐसा हो चुका है कि प्लेयर्स अपनी जेब से खर्च करके वो टूर करके आए हैं, ऐसा भी हो चुका है। बिल्कुल, तो इस तरफ भी तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे जो है ये हमारा कौमी खेल है। अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं और क्रिकेट पे हम इतना फोकस करते हैं, इतनी हम अटेंशन उसको देते हैं, खेल को देते हैं, तो हॉकी पर भी तवज्जो देने की जरूरत बोर्ड है ना, PCB। हाँ जी, बस मैं चुप हूँ। इसके अलावा जी, मैं तो कहता हूँ हॉकी को भी PCB के अंडर दे देना चाहिए। हाँ, वैसे अच्छी सजेशन है, सीधे हो जाएंगे स्टाइल सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जी, वजीर आजम साहब का कल क्या कहना था, बहुत कुछ अहम बातें उन्होंने की। उनका ये कहना था कि यकीन दिलाता हूँ हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा उनका ये कहना था कि अक्टूबर नवंबर, जैसा जमील ने भी बताया कि इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। और वजीर आजम जो है उनका ये भी कहना था कि आते जाते रहते हैं, लेकिन जो तालीमी वज़ाइफ हैं उनमें इजाफा होना चाहिए। मतलब उनका जो फोकस था, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ये दुआ है कि जो भी आने वाली हुकूमत है उसकी अव्वलीन तरजीह जो है वो तालीम हो। और हमसाया ममालिक का भी उन्होंने जिक्र किया। उनका ये कहना था कि तरक्की में वो हमसे आगे निकल गए हैं, हम पीछे रह गए। बिल्कुल, इस पर एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं और वजीर आजम साहब ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, हुकूमती मुद्दत कब खत्म होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, IMF से मुआहदे के लिए दुआ की अपील भी कर दी। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। IMF की आज मीटिंग है बोर्ड की। मैं बार बार यही लफ्ज़ दोहराऊंगा कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ बोले, सियासत को दाव पर लगाकर रियासत बचाई। इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इंतखाब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार पर बिठाया। ये कि 4 साल चोर डाकू कहते रहें और खाना काबा की मॉडल की घड़ी जेब में डाल लें जो कि करोड़ों रुपए की थी, और 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डालें। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हाजी सनाउल्लाह समेत लाखों पाकिस्तानियों की दुआओं से IMF प्रोग्राम के इम्तिहान से निकल आए। मुसल्लह अफ़वाज भी मौशी बहाली के प्रोग्राम में शरीक हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसराइल को अपने खुद गरेबां में झांकना चाहिए, और दूसरी बात कि
कि 9 मई का वाकया अगर इसराइल में होता तो वो क्या वहां पर तबाही करता। आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पर इस मामले को हल किया जा रहा है। अगर यही बात थी तो फिर 6 जनवरी 2021 को जो कैपिटल हिल में हुआ और उसके नतीजे में जो सजाएं मिली इसराइल ने, उसके बारे में क्यों नहीं बात की। इस सारे मामले पर बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन पीजे मीर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने मुंह से ही बता दिया कि 14 अगस्त को आइनी मुद्दत पूरी हो रही है, हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है। फिर ख़ास तौर पर इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि अक्टूबर नवंबर में अगर इंतखाबात होते हैं तो उसकी तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। तो क्या इसको एक खुशखबरी समझ लिया जाए, एक इंदिया समझ लिया जाए कि अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये इसको एनालाइज करें कि एक प्रोसेस चला है और चल रहा है, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई 14 को मेरी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। ये तो एक प्रोसेस जो कि चलता है और चलता रहेगा। लेकिन इन द मीन टाइम हमने देखना है कि जो इंटरिम सेटअप है वो पाकिस्तान को कैसे 3 महीने के लिए संभालेगा। अगर आपको याद हो कि जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई थी, $80 पे पेट्रोल था, लेकिन वर्ल्ड प्राइसेस $150 पे चले गई। इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको संभाल ना सकी, विद द रिजल्ट कि जो पीपल्स पार्टी आई वो मुल्क चला ना सके। सो हमें मैनेजमेंट चाहिए जो कि इन 3 महीनों में क्वालिफाइड लोग हों, एक्सपर्ट्स हों, और ये नहीं कि हमने किसी को प्लीज करना है तो उसको इंटरिम गवर्नमेंट में लेके आए। वी कांट डू दैट, वी कांट अफोर्ड टू, बिकॉज इनके जो 3 महीने हैं, जो भी गवर्नमेंट आएगी उन पे अगर तो ये अच्छा काम करेंगे, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ रनिंग द कंट्री होगा। नहीं होगा तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा भार होगा। और जो आज हम बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तनकीद कर रहे हैं, पहलों की तनकीद कर रहे हैं, फिर ये वही सिलसिला शुरू होगा। थोड़ी रहनुमाई फरमा दें कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आने का तरीका कार क्या होता है, फिर हम उस पर बात कर लेंगे कि कौन हो सकता है वजीर आजम और जो बातें चल रही हैं। लेकिन ये तरीका कार क्या होता है, जिससे आपने कहा कि उस इंटरिम गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना, इंडिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है? देखिए, ये यही होता है कि जिस तरह अभी आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट कमेटी जो अभी बनाई है उसके अंदर तो सिवाय एक लड़के के किसी को क्रिकेट का पता ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह की इंटरिम गवर्नमेंट ही बनाएंगे तो फिर आप आगे नहीं चल सकते हैं। ये मुल्क का नुकसान है, किसी पार्टी का नुकसान नहीं है। तो हमने ऑन बिगर पिक्चर देखना है, ऑन अ बिगर कैनवस, कि किस किस्म के लोग आ रहे हैं। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक सवाल है कि भाई किस किस्म के। आई वुड सजेस्ट बिजनेसमैन लेके आए, क्योंकि उसमें वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। उनके अपने जो हमारे ब्लू चिप बिजनेसमैन हैं, जिनका $multi-million बिजनेस है पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स दे विल बी एबल टू हेल्प द कंट्री। व्हाई कांट वी ब्रिंग बिजनेसमैन? फिर उसके ऊपर तनकीद होती है, नहीं जी ये तो अपना फायदा उठाएंगे। और भाई आप स्टॉप एंड चेक रखें हर एक के ऊपर, क्यों नहीं? तो ये इसी को तो हम कहते हैं ना जी, गवर्नेंस एंड गवर्निंग। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन को आना चाहिए, हु अंडरस्टैंड द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री। जी, अच्छा पीजे मीर साहब, निगरान वजीर आजम के लिए पीटीएम कायदीन में मुशावरत का आगाज हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि कौन निगरान वजीर आजम हो सकता है? निगरान वजीर आजम जो मर्जी हो, द पर्सन हैज टू बी qualified to sit on that esteemed position. ये नहीं कि वो मेरा आदमी है, वो उसका आदमी है। निगरान जो होता है वो सबका होता है, वो ऑपोजिशन का भी होता है, गवर्नमेंट का भी होता है, और वो मुल्क का होता है। ही इज अ केयर टेकर, ही इज नॉट अ परमानेंट, आप कह लो कि प्राइम मिनिस्टर जो। तो उसके अंदर आई थिंक वी नीड टू हैव समबडी टोटली इंडिपेंडेंट, समबडी अगेन आई वुड से एन इकोनॉमिस्ट आप किसी को बैठाएं, या किसी ऐसे लोग को लेके आए कि जो कि हु नो द आर्ट ऑफ गवर्नेंस। ये तो चीज़ होती है, आर्ट ऑफ गवर्नेंस। क्योंकि अगर आप नहीं लाएंगे तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कि कभी इधर टिल्ट होती है उधर टिल्ट होती है, देन दे स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग कि इसको कर लो उसको कर लो, विद द रिजल्ट कि ये प्रॉब्लम्स नई गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं। सो वी नीड टू हैव समबडी हु इज ऑफ अ साउंड माइंड। सही। अच्छा पीजे मीर साहब, लेकिन देखिए आप हम बात करें हेड ऑफ स्टेट की, तो जो किसी सूबे का हेड होता है उसकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सूबा जो है वो भी एक इंडिपेंडेंटली चल रहा होता है, काम कर रहा होता है। इस वक्त भी
इंटरिम गवर्नमेंट्स चल रही हैं, आपके ख्याल में वो मेरिट पर है? देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो खत्म हो गया ना, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की तो धज्जी उड़ा दी है। 90 डेज कहाँ हुए इलेक्शंस? सो एट द एंड ऑफ द डे टेक्निकली वन कैन से एनीथिंग, डिस्कस एनीथिंग, बट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वायलेटेड। सो इससे अंदर अब कहें जी वो ये कर रहे हैं, वो ये नहीं। सर, आपके सवाल से सवाल निकाला मैंने, अगर आप उसका जवाब देना पसंद करें कि अगर हम सूबा पंजाब देख लें तो उसमें आपको लगता है कि एक कॉम्पिटेंट वजीर आला है? देखें, ये तो आपको टाइम बताएगा, वक्त के ऊपर कोई नहीं बताता। जिस तरह हामिद खान ने 6 साल के बाद बताया ना, ये आपको 2 साल के बाद पता चल जाएगा कि कॉम्पिटेंट है कि नहीं। सही, तो ये हमारे एक नेशनल ट्रेडिशन है, तो आई थिंक इस ट्रेडिशन को मेंटेन रखें। सर, आपकी बात से मुझे तो ये डर लग रहा है ना कि चॉइसेस पर जब बंदे रखे जाएंगे तो हेड ऑफ स्टेट भी अगर इसी तरह हुआ कि मेरा बंदा नहीं तो मेरा बंदा, तो वो फिर अब इतनी मुश्किल से हम IMF की डील में गए हैं और बहुत से काम हमें बड़ी तेजी से करने हैं। आइंदा आने वाले 4-5 महीने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसी में अगर इंटरिम गवर्नमेंट आती है और वो फेल हो जाती है तो हम तो फिर 2 साल पीछे चले जाएंगे। ये देखें ना, अब आपने एक बड़ा चुपता हुआ सवाल किया एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। देखो, अभी अब 2-3 दिनों में आपको $1.2 बिलियन आ जाएगा। 3 बिलियन आपको शॉर्ट टर्म उन्होंने जो किया है कि भाई ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे 9 महीने पे हम आपको पैसा देते हैं। द क्वेश्चन इज, हम 70% पे डेट सर्विसिंग कर रहे थे, अब हम 100% पे। अब आपने लोगों को थोड़ी, आप कह लो कि मुश्किलात में भी डालना है। कीमतें बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वेदर द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और द करंट प्राइम मिनिस्टर, दे आर नॉट गोइंग टू पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, वो तो टैक्सेस से लेंगे। अब टैक्सेस के अंदर लोगों को तकलीफ होगी, और जब तकलीफ होगी, आपके सामने कल एक इंसिडेंट आ गया है, एक बंदा जिसने बेचारे ने लोन लिया, ही कुडंट रीपे द लोन, उसने कमिट सुसाइड कर दिया। तो अगर हमने ये नेशनल लेवल पे ये सीन देखना है तो फिर हम इस अपनी मैनेजमेंट को कैसे करेंगे? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो आपने सवाल किया कि 2-3 महीने के अंदर कि जब इंटरिम गवर्नमेंट होगी, भाई आपने ये जो डिस्बर्समेंट ऑफ फंड्स है, जो कि आपने सऊदीया से भी लिया, UAE से आपको $1 बिलियन आ गए, 2 बिलियन सऊदीया से आ गए, 3 बिलियन इधर से आएंगे, 1.2 बिलियन अभी आपको रिलीफ मिल जाएगी। इसकी डिस्पेंसेशन और इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? दैट इज दी, आई थिंक आज जो ये जो गवर्नमेंट जा रही है, प्राइम मिनिस्टर शुड होल्ड अ मीटिंग विद द इकोनॉमिस्ट और अपना लायल अमद दें कि इसकी डिस्बर्समेंट इस तरह करें। ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर हाँ जी थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूँ, नई गवर्नमेंट आई। नो, द करंट प्राइम मिनिस्टर विल स्टिल हैव रिस्पांसिबिलिटी टू गाइड the interim government in an unofficial capacity for the sake of the country. Exactly. अच्छा, पीजे मीर साहब, इंतखाबी इस्लाहात का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखें, मैंने पहले भी कहा है, ये इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन इसका रिजल्ट कोई नहीं मानेगा। आपने ट्रेलर देख लिया है नाजिम के इलेक्शंस जो कराची में हुए हैं, आपने देख लिया है। ऑल ऑफ अ सडन वो जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या हाल हुआ, आपने देख लिया सामने। अब एक पार्टी उसमें आई नहीं, PTI लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट। अब हमने देखना है नेशनल इलेक्शंस के अंदर आपने एक आदमी को तो साइडलाइन कर दिया, चलें, लेकिन आपने ये नवाज शरीफ को भी किया था, आपने भुट्टो को भी कर दिया था, लेकिन वो आगे वापस। सो एट द एंड ऑफ द डे जब ये आपने कहा ना लाए अमल क्या होगा, ये तो हम देखेंगे कि PTI किस नंबर से आगे निकलती है आगे। बिकॉज ये तो हम अपने आप से झूठ बोलेंगे कि वो ख़त्म हो गए, ख़त्म नहीं हुए। ख़त्म वो लोग हुए हैं जिन्होंने 9 मई में दहशतगर्दी की है, उनको ख़त्म होना चाहिए और कर देना चाहिए। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, तो हमने इसको देखना क्या होगा। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं रीड करता हूँ, हमने 1970 के इलेक्शंस के बाद, अब आप मुझे बता दें किस इलेक्शंस को एक्सेप्ट किए? हम तो करते ही नहीं है। कोई आता है वो कहते हैं सिलेक्टेड है, कोई आता है जी वो अपॉइंटेड है। हमने यही डिबेट हमारी चलती रहती है। सही। तो इस डिबेट को या तो ये इलेक्शन से पहले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्शन से पहले सब बैठ जाएं, हडल करें कि भाई जो भी जिस तरह भी जिसका रिजल्ट आएगा, we will accept it for the sake of the country. That's the way forward. बिल्कुल सही सर। पीजे मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बात बड़ी पसंद आई आपकी कि 70s के बाद हमने कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसको माना हो और ये कहा हो कि फेयर इलेक्शन है, और 70s से पहले इलेक्शंस हुए ही नहीं तो मानना क्या था। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, और वापस आएंगे, मईशत पर बात करेंगे। IMF और पाकिस्तान के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय हो चुका है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की बात करते हैं जनाब। यूएई ने भी पाकिस्तान को $1 अरब जो है वो दे दिया है। स्टेट बैंक में ये पैसे जमा हो चुके। आईएमएफ से $3 अरब बेल आउट पैकेज की मंजूरी की भी उम्मीद अब वाज़ेह हो चुकी है और आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। मुआहदे से एक हफ्ते में $1 अरब हमें मिलेंगे और तौसीक से पाकिस्तान के लिए बैरूनी फंडिंग के मजीद जराए खुलेंगे। स्टैंड बाय एग्रीमेंट के लिए आईएमएफ की रजामंदी और सऊदी अरब के $2 अरब ने सरमायाकारों को एक नया एतमाद दिया है और मुल्की मईशत से मुतालिक अच्छी खबरों से कैपिटल मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। रवा कारोबारी हफ्ते की अगर बात की जाए तो स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में रही और ओपन मार्केट में डॉलर का रेट भी कम हुआ, रुपए की कदर में भी इजाफा हुआ, जो कि अच्छी खबरें हैं और अल्लाह करे हर हफ्ते हमें ऐसी अच्छी खबरें सुनने को मिलती रहें। बिल्कुल जी, सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल असलम साहब ने, जो कि माहिर मईशत हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। मुजम्मिल साहब, कहिएगा, आईएमएफ के दरमियान जो गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान है वो तय हो चुका है, बताइएगा ये प्लान क्या है और स्टैंड बाय मुआहदा और ये प्लान किस तरह से पैरेलल काम करेंगे? देखें जी, स्टैंड बाय प्रोग्राम का हिस्सा है गर्दिशी कर्जा और उस सिलसिले में जो है अभी आने वाले दिनों में आप बिजली की कीमतें बढ़ते हुए देखेंगे, गैस की कीमतें बढ़ेंगी जी, और फिर जो है उसके बाद जो है अगर उस पर अमल दरामद नहीं किया तो ये प्रोग्राम को आगे चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आईएमएफ काफी जमाने से जो है, पीटीआई के जमाने में भी ये बात हो रही थी और अब जो है दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ये प्रोग्राम का हिस्सा है ये। तो मुजम्मिल असलम साहब, इसका मतलब है आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी? जी, लाजमी सी बात है। जब अगर बिजली की कीमतें बढ़ती है तो हर चीज पे इसका काफी असर है, बिजली की कीमतों का। तो महंगाई तो बढ़ेगी, कंज्यूमर को जो है उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। 26% आईएमएफ ने महंगाई का इस साल का तखमीना दिया है और हुकूमत ने 21% दिया है। तो 26% अगर महंगाई रहती है तो वो बहुत ज्यादा है। तो मुजम्मिल असलम साहब, रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है, स्टॉक मार्केट से अच्छी खबरें आ रही हैं और फिर हुकूमत का ये दावा है कि इन्फ्लेशन भी आने वाले दिनों में कम होगी। तो ये दावा किस तरह कर रही है हुकूमत? फिर ये हुकूमत तो कोई दावा नहीं कर रही, वो ये दावा इस तरह कर रही है कि पिछले साल जो इस साल खत्म हुआ जून में 29% थी, अब 21 हो जाएगी। तो उसको वो कह रहे हैं कि कम हो जाएगी। हालांकि जो हुकूमत डेफिनेशन बोलती है महंगाई कम हो जाएगी, वो होती है चेंज इन प्राइस जी। वो ये नहीं कहती कि कीमतें कम हो गई। तो हुकूमत ये कह रही है कि पिछले साल 29% कीमतें बढ़ी थी, इस साल पिछले साल से कम होंगी, 21% बढ़ेंगी, लेकिन 21% की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। सही। अच्छा मुजम्मिल असलम साहब, अगर बात की जाए कि आईएमएफ से हमें जो हमारा स्टैंड बाय मुआहदा हुआ है उसके बाद खास तौर पर सऊदी अरब और दुबई से, यूएई से हमें जो पैसे मिले हैं, इनका यूजेज किस तरह से होगा? क्या ये सिर्फ रिजर्व में रहेंगे और इसका फ़ायदा सिर्फ हमारा जो रुपए की कदर में बेहतरी है, ये स्टॉक एक्सचेंज की या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एतमाद बढ़ेगा, सिर्फ इस हद तक है या हम उसको यूज़ भी कर सकेंगे? इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। देखिए, इस्तेमाल तो आईएमएफ के पैसे तो होंगे। अब यूएई के और सऊदी अरब के जो डिपॉजिट्स हैं तो अभी हुकूमत ने डिस्क्लोज नहीं किया कि ये आया हुकूमत कर सकती है कि नहीं कर सकती, या सिर्फ ये रिजर्व की हद तक है। मेरा अपना ख्याल ये कि अगर हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि आईएमएफ जो ये यूएई और हमारी अदायगियाँ बहुत ज्यादा आगे आने वाले दिनों में। तो आईएमएफ से तो सिर्फ हमें $1.2 अरब मिल रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसको हमें इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए, वरना हमारे लिए थोड़ी अदायगी अदा करने में मुश्किल हो सकती है। मुजम्मिल असलम साहब, कुछ महीने पहले, लास्ट ईयर की बात है, जब सऊदी अरब ने इससे पहले भी हमें रिजर्व्स में रखने के लिए जो पैसे दिए, चाइना ने भी दिए और सऊदी अरब ने हमारे से अचानक वो पैसे वापस ले लिए, जिसके बाद सूरत हाल मजीद ख़राब होना शुरू हुई मुल्की मईशत की। तो रिजर्व्स बढ़ाने के लिए हमारे दोस्त ममालिक हमारी जो मदद करते हैं, आपकी बात सही है कि वो हमें यूज़ करने की भी इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं होती और आईएमएफ का बेल आउट पैकेज भी हमें फ़ौरन से सारे का सारा तो नहीं मिल जाएगा, वो भी किस्तों में मिलेंगे पैसे, लेकिन हमारी अदायगियाँ इससे कहीं ज़्यादा हैं, तो हुकूमत के पास अदायगियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे?
देखिए बात ये है कि पहले तो ये जो खबर आपने कही थी कि सऊदी अरब ने $3 अरब मांगे और वो ले गए, ऐसा नहीं था कुछ भी, और बल्कि सऊदी अरब ने रोल ओवर किए पैसे। नंबर 2, आपकी बात ठीक है, अदायगियाँ बहुत ज़्यादा है। 9 महीने तो ये प्रोग्राम है, उस 9 महीने में हमें $18 अरब पे करने। IMF की जो चेयरमैन तरीके साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी था, तो ये सवाल मैंने खुद IMF से पूछा था और मैंने कहा था कि आप तो $3 अरब दे रहे हैं और 9 माह में अगर $18 अरब दे रहे हैं तो क्या होगा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि 3 हम दे रहे हैं, 5 साढ़े 5 इसके अलावा और दूसरे इदारों से, और फिर उन्हें मालिक से कंट्री से आएंगे, और जो है कुछ रोल ओवर होंगे और कुछ जो है आपके 200 मालिक देंगे और आपकी पेमेंट सेटल हो जाएगी। तो अपेरेंटली अभी प्रोग्राम हुआ नहीं और आप देख लें कि $3 अरब आ गए हमें, जी। तो IMF का भी 1.2 आ जाएगा, तो अब थोड़ी सी फंडिंग लाइंस खुल जाएंगी पहले के मुकाबले में। जी। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, आइंदा आने वाले कितने महीने मुल्की मईशत के लिए भारी हो सकते हैं? देखिए भारी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि एक जो टफ रोड अहेड है, हाँ जी। और जो सबसे बड़े चैलेंज है वही है जो आप अभी बात कर रही थी, महंगाई कम से कम हो, मुल्क में मईशत का पहिया चले, जिससे रोजगार, क्योंकि IMF की जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से पाकिस्तान में बेरोजगारी 8% रहेगी जी। और जो साल गुजरा है वो 8.5% थी इसमें। तो जब हुकूमत में आए थे ये लोग, तो PTI से जब इन्होंने ली थी तो मुल्क में 6% बेरोजगारी थी। तो बेरोजगारी मईशत का पहिया ना चलने की वजह से काफी ज्यादा है, तो वो जो है कम से कम मतलब बेरोजगारी हो, ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। और ग्रोथ हुकूमत ने 0.3% बताई थी, IMF ने उसको बोला कि ये 0.3 नहीं, --0.5% है जी। तो ग्रोथ भी IMF कह रही है इस साल 2.5% होगी, हुकूमत 3.5% कह रही है। लगे 3.5% भी जो है काफी नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है नौजवान नस्ल जो है बेबी बूमर्स हुआ हुआ है, मतलब काफी सारे नौजवान जो है उनको नौकरी की जरूरत है। पर बहरहाल तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो आखिरी बात ये है कि जो आपने कहा कर्जों की अदायगियाँ, जी। अब कर्जों की अदायगियाँ कर्ज लेके तो नहीं हो सकती, उसके अलावा आमदनी भी बढ़ानी चाहिए हमें, अपनी एक्सपोर्ट्स रेमिटेंसेस, करंट अकाउंट बैलेंस को बेहतर करने की जरूरत है। तो वो भी जो है IMF कह रहा है कि 1.8% करंट अकाउंट हमारा मंथली रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम कर्ज से कर्ज तो उतार लेंगे, लेकिन उससे फिर मजीद कर्ज हमारा जो है मजमूई बढ़ जाएगा, तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले दिनों के लिए फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एग्जैक्टली मुज़म्मिल असलम साहब, अब मैं ये भी इस पर भी आपका कमेंट चाहूँगा। मईशत को बड़े अच्छे से आप समझते हैं और जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि हमें इस्लाहात की चूँकि ज़रूरत है, कर्ज़ों की अदायगियाँ कर्ज़े लेकर तो नहीं हो सकती और कब तक ये सिलसिला रहेगा। आपको भी याद होगा 1 साल हमारा मुआहिदा ये डिले हुआ IMF के साथ और उसमें चंद ऐसी शराइत थी जो हुकूमत के लिए मानना बड़ी मुश्किल थी, जिसमें टारगेटेड सब्सिडी देने वाला मामला और फिर इदारों की प्राइवेटाइजेशन जो खसारे में है और हमारी मुल्की ख़जाने पर बोझ है। फिर रिफॉर्म्स की बहुत बात करता है IMF और हुकूमती अखराजात में कमी की भी बहुत बात करता है IMF। तो आपके ख्याल में हुकूमत ने इन सब चीज़ों की भी प्लानिंग कर ली है, तैयारी है? देखिए बात यह है कि हमारे जो इदारे हैं वो इस वक्त शदीद मुश्किलात में, क्योंकि हम जो है हुकूमत अपना आने वाले दिनों के लिए इलेक्शन की सूरत हाल बनाती है। अब बिजली की कीमतों की एग्जाम्पल है, अभी इंटरेस्टिंगली ये जो IMF ने 9 महीने का पैकेज दिया है, इसको इसी तरह डिज़ाइन किया है कि हुकूमत चाहते हुए भी ना कर सके और इन इदारों में जो है थोड़ी सी उनकी हालत बेहतर हो जाए। तो अब बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें आप देखेंगे बढ़ेगी, तो ये जो है सबसे बड़े मसाइल थे पाकिस्तान के। जितने बिजली के कारखाने थे वो नुकसान कर रहे थे। दूसरी तरफ ये कि कुछ कारखाने ऐसे हैं जो वैसे फीजिबल नहीं रहे, स्टील मिल थी, PIA था, तो इनके भी या तो इनको बेचने का दबाव है IMF की तरफ से या इन पे इस्लाहात करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत बेच देगी उनको। अच्छा, सही। ठीक है मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मुल्की मईशत की जो सूरत हाल है
वो जनाब ढकी छुपी नहीं है, हमारे सामने है। अच्छा एक बात मुजम्मिल मुझे लगा असलम आप साहब धक्के वाली कह रहे हैं कि मुल्की मईशत जो है ढकी छुपी आप कहने लगे। धक्के वाली, धक्का लगाया हुआ है। हाँ, यस, गाड़ी को धक्का लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही उसकी निशानदेही की है। अब मामला ये जनाब, जिस तरह मुजम्मिल असलम साहब भी कह रहे थे कि हुकूमत ने ये बात वाज़ेह नहीं की कि जो दोस्त ममालिक से हमें पैसे मिल रहे हैं क्या वो हम खर्च भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अगर हम रिजर्व्स बढ़ाने के लिए करेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छी खुशाइद बात है, क्योंकि उससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ेगा और हमारे मुल्की खजाने में जब ये पैसे आएंगे तो रुपए की कदर भी बढ़ेगी, डॉलर की कदर कम होगी, थोड़ी ट्रेड होगी, कारोबार चलेगा। तो वैसे मार्केट के लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन चूंकि हम कर्जों के बोझ तले हैं तो हुकूमत को ऐसा प्लान भी देना चाहिए कि कर्जा उतारने के लिए हमारा क्या प्लान है, हम एक्सपोर्ट्स किस तरह से बढ़ाएंगे या हम सनतों का पहिया किस तरह से दोबारा बहाल करेंगे। बिल्कुल, और बेरोजगारी को भी खत्म करना एक मुल्क में एक चैलेंज है। बेरोजगारी, महंगाई बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त हुकूमत के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जनाब, अल्लाह करे कि आने वाले महीनों में बेहतरी आ जाए। चलिए इसी बात पे लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। Once again, वेलकम बैक जनाब। और कुछ मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों के नए सिस्टम की पेशगोई कर दी है और आपको बताते चले कि बालाई और वस्ती इलाकों में बादल बरसेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और पोठोहार के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। जबकि ये बताना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हालिया मानसून बारिशों से मुल्क भर में 86 अफराद जाँ भाग हुए थे और सबसे ज़्यादा 52 हलाकतें पंजाब में हुई थी। तो जहां NDMA एक्टिव होता है और महकमा मौसमियात की जानिब से जो इंडिकेशंस दी जाती हैं उसके मुताबिक हमें उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मॉनसून के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं जी। मॉनसून के एक और स्पेल की एंट्री। लाहौर में शाम के बाद काली घटाएं छाईं और कई इलाकों में बादल बरस पड़े। जेला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। पसरूर में बारिश से गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। नकासियाब का निजाम जवाब दे गया। मंडी बहाउद्दीन में तूफानी बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। लोग घरों में महसूर हो गए। डस्का में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से हब्स का खात्मा हो गया। आजाद कश्मीर के इलाके बरनाला में वक्फे से बारिश हुई, जबकि कोटली की फजा हल्की बारिश के बाद निखर गई। गुजरात के इलाके कुंजा में काली घटाओं ने रंग जमा दिया। नारोवाल में तेज हवा चलने के बाद बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। हाफिजाबाद में बारिश की पहली बूंद पड़ते ही बिजली का निजाम जवाब दे गया। दूसरी जानिब भारत की आबी जारियत भी जारी है। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में छोड़ा गया पानी कसूर पहुंच गया है और दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। 5 देहात का जमीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। हजारों एकड़ जमीन ज़ेरे आब आने से फसलें भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। इस हवाले से हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल गफ्फार कसूर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चंदा सिंह वाला के दरमियानी एक रास्ते पे मौजूद हूँ। रात को इंडिया की तरफ से जो दरिया सतलुज में पानी का बहुत बड़ा रेला छोड़ा गया है, उसकी वजह से यहाँ पे दर्जनों देहात हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। अगर यहाँ पे रेस्क्यू की सरगर्मियों की बात की जाए तो अक्सर देहाती हैं जो वो शिकवा करते पाए जाते हैं कि हमें नकल मकानी के लिए रेस्क्यू के टीमें हैं जो रेस्क्यू नहीं कर रही हैं। हम नकल मकानी अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक देहाती हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जनाब गुरदास ते भी जेड़ा साडा मोबाइल वैशी है वो ना भुख ना मरदा पे उन्हें पिछे निकाल ते जेड़े इत्थों दे मौजूद रैशी ने उन्हां नूं मदद दित्ती जाए पट्ठियां दी ते वंड दी चारे दी। इधर दे जेड़े 25-26 पिंड ने उन्हां दे शनाख्ती कार्ड चेक करके उन्हां नूं मदद दित्ती जाए वंडे दी ते पट्ठियां दी। हर शहर रुड़ गई है, इंसानां कोल नहीं इन्ना इंतजाम हैगा जेड़ा आपदे पल्लिओ महंगाई है मझां नूं संभाल लैण।
जी, मकामी लोगों का ये कहना है कि हमें भी खुराक खाने के लिए दी जाए जो, और हमारे माल मवेशी हैं वो भी भूख से मर रहे हैं, क्योंकि सारा इलाका जो है इधर ज़ेरे आब आ चुका है। यहाँ पे उनके लिए चारा मुयस्सर नहीं है। हमारे माल मवेशी को मेडिसिन, अद्वियात और डॉक्टर मुहैया किए जाएँ और उसके साथ उसका चारा भी दिया जाए। जी अब्दुल गफ्फार, बहुत शुक्रिया आपका। और ये सूरत हाल है जनाब, अब भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया है, कसूर तक पहुंच चुका है, और दूसरी जानिब मॉनसून का दूसरा स्पेल जो है वो भी आज से शुरू हो रहा बरसने है, को तैयार है, आज से शुरू हो रहा है। तो अल्लाह खैर करे। जो मौसम की सूरत हाल है थोड़ी ख़राब है, तो बार बार हमारा तो फोकस है एहतियात बरती जाए, बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाए, और वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं अगर इस तरह की मानसून की बारिशें आती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। पानी का पीने का जो पानी है उसको बॉयल करके इस्तेमाल करें, अगर आप कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले से डॉक्टर साहब को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी थी, उन्होंने तफसील से बताया था कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाना मानसून के मौसम में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर कुछ लोग बारिश में नहाने के इतने शौकीन होते हैं, वो गलियों में निकल जाते हैं, और ऑलरेडी बच्चों को लेके, और पानी खड़ा होता है। खड़ा पानी तो समझे वो बहुत खतरनाक है, पोल के जरिए उसमें करंट भी आ सकता है, फिर किसी गटर का ढक्कन भी खुला हो सकता है। तो बहुत सी एहतियाती तदाबीर इवन जब आप ड्राइव भी कर रहे होते हैं, यहाँ पर मैं उन लोगों को भी एक बहुत मैसेज देना चाहूंगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे प्लेटफॉर्म से, कि जो लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, इतना पानी जब होता है और जब आप तेजी से गाड़ी गुजारते हैं, अगर आपके इर्द गिर्द कोई बाइक वाला है, कोई साइकिल वाला है, कोई रिक्शे वाला है, आप बुरी तरह उनके ऊपर पानी उछालते हुए जाते हैं। तो की बात कर रही हैं आप? मैं बस किसी को तमाम लोगों की बात कर रही हैं जिन्होंने वहां बड़ी बड़ी गाड़ियों में, नो ऑफेंस, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बस गाड़ी को जहाज समझ के चला रहे होते हैं, थोड़ा सा देख के चलाया करें। बातों में ही ना लगा जाती है किसी ना किसी को, ये मैं वैसे गौर करता हूँ अक्सर। मैं ये बस, हाँ जी, ये एहतियात तो वैसे हाँ आपको और मुझे भी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, हम तो बरतते हैं, हमारी तो गाड़ी फ्लोट कर रही होती है। असल में जिनकी थोड़ी ऊंची गाड़ियां ना, ऊंचे ऑफ रोडर्स का ये ज्यादा मसला, ऊंची गाड़ियों वाले तो बेचारी छोटी गाड़ियां, कार्स हैं, हमें क्रैश ही ना कर, सेडान कार्स हैं, जो कि थोड़ा सा पानी में उतरती है तो तैरना शुरू हो जाती है। मैं यही कह रही थी कि हमारी गाड़ियां तो फ्लोट करती हुई आती हैं, लेकिन जो लोग बड़ी गाड़ियों में सवार होते हैं उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, और बाकी लोग भी रोड पर जा रहे होते हैं, वो भी, उनका भी उतना ही हक है, मतलब थोड़ा सा ख्याल किया करें। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। एक बार फिर खुशामदीद जनाब, और अब बात करते हैं दहशतगर्दों की जॉब छावनी में दाखिले की जो कोशिश नाकाम बनाई गई, उस पर फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए, जबकि 5 जख्मी हुए। 3 दहशतगर्दों को इसमें हलाक कर दिया गया, और अमन दुश्मनों की सरकोबी जारी है। CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हुई, कुछ जारी भी हैं। कलदम तंजीम के अहम कमांडर बख्त शेर समेत 5 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, मोबाइल फ़ोन, असलिया और नकदी भी बरामद की गई है। तो इस सारे मामले पर, बिल्कुल इस सारे मामले पर बात करने के लिए हम इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कहिएगा, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हालिया पॉलिसी क्या है? जी थैंक यू हिना, और थैंक यू सुखैरा साहब। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है एक तो कंसिस्टेंट रही है पिछले आई थिंक 2 डेकेड्स में, लेकिन जब से जनरल आसिम आए हैं उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर की थी कि टेररिज्म की चाहे विद इन पाकिस्तान है या आउटसाइड है, जो हेल्प करते हैं लोग, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। येस, दोज हु ले डाउन देयर आर्म्स और मेन स्ट्रीम में आने चाहते हैं तो उसमें आई थिंक देयर इज़ सम स्पेस, लेकिन जो टेररिस्ट उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई रहेगी। तो 1 इज़ 0 टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिस्ट। दूसरा जो है, इसमें अगर आप देखें, एक विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की एक पॉलिसी है, जिसके अंदर नंबर 1 ऑफ कोर्स ये CPEC के वेस्टर्न रूट पे आता है, जो KP के या फाटा के इलाके, एस्टवाइड फाटा के, फिर हमारा बलूचिस्तान है। तो ये वेस्टर्न रूट जो है, और जितनी डेवलपमेंट इसके लॉन्ग हो भी रही है और होनी भी है, जो सेकंड फेज़ है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा सब नेशनलिस्ट ग्रुप को भी मैसेज दिया गया, जिसमें गुलजार इमाम शंबे की जब गिरफ्तारी हुई और उसने फिर आके एक्नॉलेज किया और उसने यूथ को पैगाम दिया जी कि आप गन छोड़ दें और आप मेन स्ट्रीम में आ जाएं। तो एक आई थिंक वो है। फिर कोऑर्डिनेशन है जी नेबरिंग कंट्रीज़ का, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारी ईरान और अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेशन काफ़ी बेहतर हुई है। आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और ईरानियन जो प्रेसिडेंट थे वो आए और बॉर्डर पे उन्होंने वो भी लास्ट टाइम मार्केट एक खोली थी, और अफगानिस्तान से कोऑर्डिनेशन बेहतर हुई, डिस्पाइट के स्नीक अटैक्स हो रहे हैं, जिस पर डिटेल में और भी बात हो सकती है, लेकिन कुछ आपने देखा होगा टारगेटिंग विद इन अफगानिस्तान भी हुई है। तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन। एंड देन ऑफ कोर्स इज फैसिलिटेशन ऑफ द यूथ।
जो हमारे पीछे रह गए हैं इलाके, उसमें यूथ को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। सही। अच्छा, बॉर्डर्स की आपने बात की, तो वकार साहब, हमारे जो दुश्मन मुमालिक हैं, ख़ास तौर पर उनकी जो एजेंसीज हैं, वो क्या चाहती हैं हमारे से? जी, एक तो इसमें आई थिंक जब CPEC लॉन्च हुआ था तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी, और उसको कहते थे ऑपरेशन एंड्यूरिंग टर्मोइल। एक तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था जो अफगानिस्तान और इराक पे लॉन्च किया, एक ऑपरेशन एंड्यूरिंग टर्मोइल भी था जिसके खदोख्वाल ये थे कि CPEC को कामयाब नहीं होने देना, और पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक लिंक है विद नेबरिंग कंट्रीज, इसको अटैक भी किया जाएगा और इसको अंडरमाइन किया जाएगा। लेट्स से अगर कुछ चाइनीज़ हैं या बाकी फ्रेंड्स हैं, लाइक रैकोडेक में अगर टेथियन कॉपर कंपनी काम करना चाहती है, तो इस तरीके से फ़िज़ा कायम की जाए कि ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और ना CPEC कामयाब हो। तो एक तो ये फैक्टर था। दूसरा था कि जो डिसएनफ्रेंचाइज यूथ है उसको इस्तेमाल करके, अभी गुलजार इमाम शामिल जब गिरफ्तार हो तो आपको पता है उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें अफगान पासपोर्ट पे वो दिल्ली भी गया। उससे पहले इसी तरीके से लोग जो कुछ टेररिस्ट मारे गए थे, सो दे हैड लिंक। सो इसमें रिसर्च एनालिसिस विंग का तो डेफिनेटली, बिकॉज इंडिया वुड नेवर वांट कि पाकिस्तान डेवलप करे, और वो समझते हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर एक ऐसा पोरस बॉर्डर जहाँ से पेनिट्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फिर आपके सॉफ्ट टारगेट्स हैं। इवन अगर आप जोब का अटैक देखें तो मिलिट्री गैरिजन के अंदर तो फैमिलीज भी रह रही थी। मोस्ट प्रॉब्ली देयर प्लान वाज के अंदर जाके खुदा ना खास्ता बच्चों को और फैमिलीज को हॉस्टेज बनाया जाए। तो इसी तरीके से चाइनीज़ वर्कर्स हैं या बाहर से लोग आके काम करते हैं, हमारी NGOs हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द पॉलिसी, लेकिन जो स्ट्रेटजी है उसमें जो रेमिनेंट्स हैं टेररिज्म के, उनको डेफिनेटली सॉर्ट आउट भी किया जाएगा और इस इलाके को इंशाल्लाह सैनिटाइज किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पिछले 2 माह में पाक अफवाज ने कौन कौन सी कामयाबियां समेटी हैं? जी, इसमें आई थिंक बड़ी सिग्निफिकेंट है। एक तो जिसको सिस फ्रंटियर बोलते हैं, यानी बॉर्डर के अंदर जो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में शंबे की गिरफ्तारी है, इसी तरह फिर हमल बलोच का केस था। देन वी हैड इसी तरह जोब के नज़दीक एक पहले टेस्ट मारा गया था। अक्रॉस द बॉर्डर आप देखें, सना अल गफारी वाज हेड ऑफ आइसिस, जो दाइश का हेड था, उसको लेट्स से कुनड़ में। और अगर आप बॉर्डरिंग रीजन देखें तो 4 जो सूबे हैं अफगानिस्तान के, वहाँ ज़्यादा आई वुड से कि इफेक्टिव हैं ये लोग, जिसमें TTP और दाइश है। ऊपर से आप शुरू करें, कुनड़ है, देन यू हैव नंगरहार, फिर पख्तिया और पख्तीका। अभी भी जो जोब का अटैक है इसके ऑपोजिट आप देखें पख्तिया प्रोविंस है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक अफगान गवर्नमेंट की अपनी रेट भी पूरी तरह कायम नहीं हुई, बिकॉज दे आर रीस्ट्रक्चरिंग। वो फौज को लेट्स से नए खतूत पे कर रहे हैं इस्तवार, पुलिस पूरी तरह ऑन ग्राउंड नहीं, इस तरीके से जो बॉर्डर कंट्रोल है। सो इसमें आई थिंक एक दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, आई थिंक ISPR ने भी एक दफ़ा प्रेस ब्रीफ में बताया था कि हंड्रेड्स ऑफ IBOs होते हैं हर महीने, और जिसमें सक्सेसफुल को थ्वाट किया जाता है टेररिस्ट अटैक्स को, और इसके साथ साथ सॉर्ट आउट किया जाता है। फिर कुर्बानियों का एक सिलसिला है, आप देख लें, इसमें हमारे पिछले आई थिंक 2 महीने में 3-4 सीनियर ऑफिसर्स हमारे मेजर और हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं है। बट आई थिंक ओवरऑल पेनिट्रेशन ऑफ नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजी का यूज़ है तो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। अच्छा, आपने जॉब का जिक्र किया, मैं उस पर भी आपका लास्ट कमेंट चाहूँगा वकार साहब, कि जॉब का ये जो दहशतगर्दी का हमला था, एक बड़ा हमला था, इसको किस तरह से नाकाम बनाया गया? जी, इसमें जोब अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्वेटा बनता है। जैसे आप पंजाब से एंटर करते हैं डेरा गाजी खान से, तो ये बेसिकली नॉर्दर्न बलूचिस्तान में आता है। और जिस तरह मैंने मेंशन किया, पख्तिया का सामने प्रोविंस है और यहाँ से काफ़ी क्रॉसिंग होती है। तो एक तो अभी जो टैक्टिक्स आप देखा, स्वाम टैक्टिक्स को बोलते हैं, लाइक एक सुसाइड बॉम्बर आता है, वो ब्लो अप करते हैं और पीछे फिर 8-10 बंदे असॉल्ट करते हैं। तो इसको जो है, अगर आप देखें, गेट के ऊपर ही सारी फाइट हुई, जो हमारे गार्ड्स हैं वहाँ पे मिलिट्री गार्जियन के शातें भी हुई, लेकिन इसमें 5 बड़े दहशतगर्द मारे गए। और इसमें आई थिंक 3 वर अफगान नेशनल, और बीच में ड्रग्स भी निकली, लाइक कोकेन वाज आई थिंक। सो इतना ज़्यादा एडिक्ट कर देते हैं, एक तो मोटिवेशन, दूसरा एडिक्शन से भी इनको लेट्स से लॉन्च किया जाता है। फिर डेफिनेटली टेक्नोलॉजी, अभी उसके बाद हमने देखा है कि सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चल रहा है, तो जहाँ जहाँ उनका ट्रैक पीछे निकलता है, इसमें आई एम श्योर वहाँ गवर्नमेंट के साथ भी बात की जाएगी कि अगर वो पख्तिया से आए थे तो इनके जो लेट्स से हैंडलर्स से पीछे बैठे उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। सो उस लिहाज से शादतें तो डेफिनेटली, लेकिन गैरजन एक बड़े आई वुड से तबाही से बच गया, और दैट इंडिकेट्स के बड़े इफेक्टिव तरीके से इसको लड़ा गया। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारी पाक अफवाज की ये एक बड़ी कामयाबी है, दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी ये जंग जो है वो जारी है।
बल्कि अगर ये कहा जाए कि नॉन स्टॉप जारी है तो गलत नहीं होगा। और पाक अफवाज को बहुत बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, ख़ासतौर पर जो यौब छावनी में दाखिले की कोशिश को नाकाम बनाया, ये भी एक बड़ा ऑपरेशन था। और इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में ये ऑपरेशन जारी हैं और हमारी पाक अफवाज के जवान इसमें शहीद भी हो रहे हैं। और लेकिन कामयाबियां उसके साथ साथ जो हैं वो समेटी जा रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान बड़े अरसे से लड़ रहा है और क्रेडिट गोज टू अगेन हमारी पाक अफवाज, बिल्कुल ये क्रेडिट चाहता है। और हम अपनी पाक अफवाज के साथ हर वक्त खड़े हैं जनाब। और जहां वो इस मुल्क को कौम की हिफाजत पर मामूर हैं और उसी तरह ये कौम भी अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं इस्लामाबाद में होने वाले 3 रोज़ा गंदारा कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि पाकिस्तान में हज़ारों साल पुरानी तहजीबों के आसार पाए जाते हैं और पाकिस्तान कदीम तहजीबों की सरजमीन भी कहलाया जाता है। तो इस्लामाबाद में 3 दिन ये गंदारा कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी रही। इसका अहवाल हमें बता रही हैं फराह रब्बानी। गंधारा सिंपोजियम का आज दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ मॉन्क्स पाकिस्तान पहुंचे हैं, एक छोटा सा सेमिनार हुआ, उसके बाद आज जो है ये पहुंचे हैं अपने जो मुक़द्दस मकामात हैं वहाँ पर। हम यहाँ पर आए हैं, इनके साथ हमने पहले म्यूज़ियम विज़िट किया, उसके बाद अशोका धर्मा राजे जो इनकी मुक़द्दस मकाम है, अभी इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं जो कि इस जगह के बारे में हमें डिटेल्स देंगे। पहले तो सर आपसे म्यूज़ियम के हवाले से जानना चाहूँगी, कितना मुक़द्दस और कितना अहम है ये बुद्धिस्ट के लिए, इन मॉन्क्स के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्सला म्यूज़ियम जो है वो दुनिया के जो सबसे अहम म्यूज़ियम्स हैं उसमें शुमार होता है और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी उसको सुपरवाइज़ कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो टेक्सला म्यूज़ियम में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे अहम जो तबरक़ात में अगर ज़िक्र करें आप, जैसे हम बादशाही मस्जिद में हमने तबरक़ात रखे हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो इसी तरह जब बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो लॉर्ड बुद्धा के जो बोन सैक्रेड रेलिक्स हैं वो इसी धर्माराजी का स्टूपा से खुदाई के दौरान 1912 में मिले थे, सर जॉन मार्शल ने जब खुदाई की थी। तो वो डिस्प्ले हमने किए हुए हैं टेक्सला म्यूज़ियम में। पूरी दुनिया के लोग, खाली बुद्धिस्ट कंट्रीज़ नहीं, पूरी दुनिया से लोग उनके देखने के लिए, ज़ियारत के लिए आते हैं। तो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के लिए तो वो बहुत मजहबी अहमियत है। तो उस हवाले से हमारे पास जो मॉन्क्स हैं, पिछले साल वो चीफ मॉन्क आर्याना मॉन्क्सो थाईलैंड के अपने 30 मॉन्क्स के साथ 3 माह रहे, हमने होस्ट किया उसको टेक्सला में। हमारे जो टेक्सला सर जॉन मार्शल की रिहायश है, स्टेट गेस्ट के तौर पर उन्होंने विज़िट किया, फिर किताब पब्लिश की, उस पर अपनी पूरी पजीराई मिली पूरी दुनिया में और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज गया, इस्लाम का सॉफ्ट इमेज गया। तो इसी तरह जो गंदारा सिंपोजियम हुआ है, आज उनकी दूसरे दिन की एक्टिविटीज़ इस पूरे डेलीगेशन की टेक्सला म्यूज़ियम का विज़िट था और धर्माराजी का स्टूपा का विज़िट था। ये आपको जो स्टूपा नज़र आ रहा है ये खाली हेरिटेज नहीं है, ये फीलिंग्स हैं, ये जज्बात है। तो जनाब ये जो गंदारा फेस्टिवल है बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि बुद्ध मत जो है जिन जिन ममालिक में भी है वहाँ से लोगों ने यहाँ पर आकर शिरकत की है और टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए भी ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इंटरफेथ हार्मनी की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान में वो लोग आ रहे हैं। और पाकिस्तान का अगर इंटरनेशनली बात करें तो एक बहुत पॉजिटिव इमेज जाता है और बहुत ही खुशाइन बात है। माइनॉरिटीज़ के हुकूक के हवाले से पाकिस्तान से कभी भी कोई नेगेटिव खबर, कोई बुरी खबर कभी इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो माइनॉरिटीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। हम सबका ख्याल रखते हैं, बिल्कुल जी। और अब हम बात करते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान में असेंबली में जो है वो वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा और कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान ने कागजात जमा करा दिए। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप के जावेद मनवा, कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग और राजा आजम खान, राजा ज़िक्रिया अयूब वजीरी ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हमारे नुमाइंदे बशारत हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं गिलगित से, उनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से। बशारत हुसैन, अपडेट कीजिएगा। बशारत हुसैन, आपको आवाज़ आ रही है? गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज कायद अवान गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब का दिन है, 13 जुलाई का दिन दिया गया था। तो आज
4 उम्मीदवार वज़ारत आला के लिए सामने आए थे, जिनमें तीन उम्मीदवारों ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया है, जिस वजह से हाजी गुलबर खान जो है वो बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हो सकते हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो वज़ीर आला का इंतखाब होना है 12 बजे के करीब, और उसके बाद जो है वो जो नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया जाएगा। जी सही। अच्छा, आपने बताया कि हाजी गुलबर खान बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं, उनके मद्दे मुकाबिल कौन है? उनके मद्दे मुकाबिला मनवा साहब थे, साबिक वजीर खजाना, और उसके साथ 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराई थी, जिनमें हाजी गुलबर खान पहले नंबर पर थे। रात गए पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया, तो उनके पास अब 20+ वोट हो चुके हैं। क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान का ऐवान है वो तकरीबन 33 का है, तो इस तरह जो है वो भारी अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिशारत हुसैन आपका, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। अभी लेंगे जनाब एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, और जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास बहुत मीठे जामुन मौजूद हैं। जी, किस तरह लगाए हैं? ये किलो किस तरह है? किलो किस तरह? 200 का। जी 200 रुपए किलो है जी जामुन। 200 रुपए किलो है। कोई चीज तो पाकिस्तान में सस्ती भी मिल रही है। 200 रुपए किलो। एक्चुअल रेट क्या है जी, बताएगा कोई? एक्चुअल रेट क्या है जामुन का? अच्छा, किसी को भी नहीं पता। जामुन आप तो खरीद के लाए हैं ना अजहर भाई, बताइएगा कितने के लाए हैं? 200 के लाए। अरे वाह वाह वाह, क्या 200 रुपए के सारे जामुन आपके हुए। सारे जामुन वैसे भी मेरे, ये मैं ही खा रही हूँ ब्रेक से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जामुन के हवाले से। इसके बेतहाशा फवायद हैं, बहुत सारी बीमारियों में बहुत मौसर है। कैंसर की अगर बात करें, दिल की बीमारियों की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, एस्मा की बात करें, बहुत सारे लोगों को स्टमक का प्रॉब्लम होता है और स्किन से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो ये फल उसमें नहायत मुफीद है। और अगर बात की जाए पैसों की, तो बहुत सस्ता भी है, मतलब इतना चले सस्ता नहीं है लेकिन सस्ता फल है कंपैरेटिवली। बाकी अगर हम फलों का मवाजना करें तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मार्केट में, बहुत सारे लोगों की दस्तरस से दूर होते हैं। इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे फवायद होते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि इसमें आयरन मौजूद होता है, जो कि खून को साफ करने वाला एजेंट के तौर पर और इसमें क्या कुछ होता है ये हम खुद बताने की बजाय डॉक्टर ज़ैनब गोंदल के पास चलते हैं। हमें स्टूडियोज में वो ज्वाइन कर चुकी हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू डॉक्टर ज़ैनब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। डॉक्टर ज़ैनब, फवायद बता दें, सस्ता भी है, लोग खाना भी पसंद करते हैं और अक्सर लोगों के तो घरों में लगा होता है और स्कूल्स में या रोड्स पे हमें अक्सर नजर आता है कि बहुत बड़ा जामुन का दरख्त है और लोग वहाँ से चुन भी रहे होते हैं जामुन। तो बताइए इसके क्या फवायद हैं? सबसे पहले तो मुझे अफसोस ये लगा है कि आप 200 बता रहे हैं और 200 मिला है। मैंने कल 450 खरीदा है। मुझे डाउट था, आपने बताया क्यों नहीं? मुझे डाउट था इस बात का, क्योंकि 200 रुपए किलो नहीं हो सकते। माइट भी हो कहीं पे, लेकिन मुझे इतने का मिला है। 450 का किलो वाला खरीदा होगा। माइट बी, आई डोंट नो। अच्छा, बड़े साइज वाला फीका होता है। खट्टे हैं, साथ साथ खा भी रही है, ठीक है, और ये बता नहीं रही कि खट्टे हैं। लेकिन उसके जो फायदे हैं अगर हम उनकी बात करें तो आई थिंक अगर ये हमें 1000 रुपए किलो पे भी मिले तो भी हमें ये लेकर खाने चाहिए। सबसे पहले जो एक फ़ायदा इसका बड़ा निगलेक्टेड चलता है, मैं उसी से शुरू करूंगी, वो ये है कि ये आपके जो मुंह के मसले हैं, यानी आपके इंटरनल हेल्थ जो है मुंह की, उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके गम्स जो हैं वो जिन लोगों की ब्लीड करने लग जाती हैं ब्रश करते हुए या वैसे दांतों में दर्द रहता है, इसके अंदर विटामिन के बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये आपके मुंह के जितने इन्फेक्शन होते हैं, जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है, जैसे खून का मैंने बताया, ये उन सबके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके दूसरे जो मसाइल में हम आते हैं, सबसे मेजर ये डायबिटीज़ को बहुत अच्छा मैनेज करता है। डायबिटीज़ के लिए ना सिर्फ जामुन की जो गुठली है उसका अगर हम ड्राई करके पाउडर बना के इस्तेमाल करें तो वो हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और आपकी डायबिटीज को कंट्रोल बहुत अच्छा मतलब इसको ड्राई करके गुठली को वॉश करके ड्राई करें और उसको ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें। बिल्कुल। तो फिर किस तरह से इस्तेमाल करें? उस पाउडर की 1 पिंच डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पानी के साथ? पानी के साथ, बिल्कुल।
ये सुबह में भी इस्तेमाल की जा सकती है, दोपहर में भी खाने के साथ भी कर सकते हैं वैसे भी, और इसके बेतहाशा फायदे हैं। आपके देखिए जामुन सीजन में सिर्फ आता है मैक्सिमम 1 महीना, हाँ जी, उससे ज्यादा ये नहीं रहता। तो ये फायदा जो हमने गुठली का पाउडर बनाया, और आप खुद बनाओगे तो वो साफ आपको पता है कि आपके सामने आपने खुद बनाया है, उसमें क्या है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, आप उसको यूज करें और आप देखेंगे कि शुगर को जड़ से खत्म करने वाली चीजों में से एक जामुन भी है। अच्छा, जामुन खाने के भी थोड़ा तरीका क्या हो, कितना किस क्या मतलब खाना किस तरह, मुंह से खाना है जब ये कैसा सवाल है? दिन में कितना खा सकते हैं शुगर के मरीज, कब खा सकते हैं, क्वांटिटी, टाइम, क्वांटिटी, ये सब बता। जामुन खाने के 2 से 3 तरीके हम नॉर्मली यूज करते हैं और दोनों ही बहुत मुफीद हैं। ये वाहिद फल है जिसको हम अच्छे से भी खाते हैं। जामुन एक तो हम जैसे उसका पल्प से मुंह में डाला, गुठली निकाल दी, वो चीज। दूसरा हम इसका जूस भी बना के ले सकते हैं और वो बॉडी में खून बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। अच्छा। जिन लोगों में हम कहते हैं कि HB के लेवल्स कम हैं, अगर हम उनमें जामुन इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम देखते हैं कि उनके HB के लेवल्स एक तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, दूसरा जिन बच्चों में या प्रेग्नेंट खवातीन में खून की कमी हो रही होती है या वो उसका शिकार ज़्यादा हो रही होती है, अगर वो इसका इस्तेमाल करें तो वो बहुत हद तक अपनी खून की कमी को भी पूरा कर सकती हैं। और HB के लेवल्स जिनके 10 से कम आ रहे होते हैं, हम उनमें भी ये इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आप जामुन या जामुन का जूस लें और उसको फुलफिल करें। सही। उसके साथ जामुन का जूस बनाने का तरीका मैं बता देती हूँ जी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ऊपर से पल्प उतर ही नहीं रहा। अगर आप इसको पानी में 2-4 मिनट या 5 मिनट भिगो दें तो उसका पल्प ज़रा ईजी हो जाता है उतरना। आप उसी पानी के साथ इसको जग में डाल दें, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें और 1 चुटकी जो है वो नमक डाल के आप इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। तो ये आपके खून बनाने के लिए, जैसे डायबिटीज और उसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा कंट्रोल गुठली समेत उसको ब्लेंड कर लें? नहीं, गुठली के साथ ब्लेंड करेंगे तो ब्लेंडर टूट जाएगा। ब्लेंडर टूट जाएगा, एग्जैक्टली। अच्छा, आपका फोकस इस चीज पे भी बहुत रहता है डॉक्टर साहिबा कि कितना कंज्यूम किया जाए कोई भी फ्रूट, तो जामुन के बारे में क्या कहें? कितने जामुन खा लेने चाहिए? जामुन की जो हम बात करते हैं, फाइबर बहुत ज्यादा है और इसके अंदर कैलोरीज ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 1/2 कप, जिसमें हम तकरीबन कह सकते हैं कि 10 से 12 जामुन वो आप एक टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। और दिन में हम मल्टीपल टाइम्स खा सकते हैं? मल्टीपल टाइम्स खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको खाने का रिवाज जो है वो नमक लगा के हिला के पूरा ये जो खाने का है मजा, डब्बे में डाल के हिला के नमक, काला नमक डाल के। अच्छा, लेकिन वो ब्लड प्रेशर के लिए फिर अच्छा नहीं रहता ना, वो क्योंकि नमक उसके ऊपर ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा खट्टा भी होता है, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि गले का मसला हो सकता है, गला खराब हो सकता है, तो फिर क्या इसका कोई टोटका है? वो फिर जूस के साथ, लाइक गुड़ में, जैसे मैंने कहा, गुड़ में या शहद में, एग्जैक्टली, क्योंकि इसके अंदर जो आयरन की मिकदार है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्या इसको स्टोर कर सकते हैं हम, फ्रीज कर सकते हैं? इसका पल्प रिमूव करके जो है वो एज सच करने का फायदा कोई नहीं होता, क्योंकि उसके जो होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग, बहुत सारे लोग मैंने देखे जैम्स भी बनाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप इसको पकाते हैं, इसके अंदर का सारा विटामिन सी जो होता है वो उड़ जाता है, फिर फायदा ही नहीं है। अच्छा, इस जामुन का एक और बड़ा मजे का फायदा है, वो ये है कि जो स्किन पे डिस्कलरेशन हो जाती है, हम उसके लिए इतने महंगे सीरम्स लेते हैं, वो फिर भी नहीं खत्म होती। हाँ जी। अकेला जामुन खाने से आप वो डिस्कलरेशन भी खत्म कर सकते हैं, सन टैन खत्म कर सकते हैं, और उसके अलावा जिन लोगों को झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स होने शुरू हो जाते हैं, आप उसको भी जामुन से कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एंटी एजिंग के लिए भी ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। डॉक्टर ज़ैनब ने इतनी अच्छी बात की कि खवातीन इतने महंगे सीरम्स खरीद रही होती हैं डिस्कलरेशन के लिए, 2 टोन स्किन के लिए, बहुत मुफीद है, आप ये जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा, सबसे ज्यादा जो डिस्कस होती है जामुन के बारे में बात, वो ये कि बाल जो आपके अंदर बाय द टाइम चले जाते हैं, वो सिर्फ जामुन ही रिमूव कर पाता है। एग्जैक्टली। रियली? हाँ, यस। जामुन के बारे में ये कहा, कोई छोटा बाल, बड़ा बाल, खाने में किसी भी तरह, लाइक अगर आप अक्सर मीट में होता है, जानवर कुर्बानी का जिस तरह गोश्त आप सबने बहुत ज्यादा खाया होगा, आई एम श्योर आपने जिन भी खाया लोगों होगा। के घरों में पेट्स होते हैं, ऑफ कोर्स पेट्स के जो बाल होते हैं वो आपके अंदर जा रहे होते हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता, और मोस्टली लोग जो होते हैं वही एस्थमेटिक भी होते हैं, और एस्थमा को ट्रीट करने के लिए जामुन से अच्छा फल और नहीं हो सकता। अच्छा। जिन लोगों में ब्रोंकाइटिस यानी उनकी लंग्स की जो आर्टरीज होती हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, वो जामुन खाने से उसको भी बेहतर कर सकते हैं। एस्थमा, जैसे हम अक्सर कहते हैं, ठंडे फल से ट्रिगर होता है, लेकिन जामुन उन फलों में से है जो जिसकी तासीर ठंडी है, लेकिन वो आपके एस्थमा को ट्रीट करता है, ट्रिगर नहीं करता। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे टोटका भी बता दूं ना, अक्सर हम जामुन खाते हैं, जामुन का स्टेन हमारे किसी ड्रेस पे लग जाता है या वाइट, अगर रिमूव करें तो वो किस तरह से रिमूव करें, बहुत बड़ा मसला होता है। तो आप
क्योंकि अगर किसी भी कपड़ों पे वो लग गया है, स्टेन लग गया है जामन का, तो आपने बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा का 1 चम्मच लेके उस स्टेन के ऊपर आपने लगा के थोड़ा सा पेस्ट सा बना लेना है, हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स पानी के डाल के 15 मिनट के लिए आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद जब आप उसको धोएंगे तो वो जो स्टेन है वो या तो बिल्कुल लाइट हो जाएगा या गायब हो जाएगा। जबरदस्त। तो मेरे ड्रेसेस पे तो अक्सर बताया? स्टेन लगते रहते हैं इस तरह के फ्रूट्स वगैरह खाते हुए। मतलब आप जामुन बहुत खाती हैं? नॉट रियली, मैं हर चीज बहुत खाती हूँ, लेकिन स्टेन्स बहुत लगते हैं। ओके जनाब, तो ये जामुन की बात, और जामुन बहुत ही फायदेमंद फ्रूट है, बड़े कम टाइम के लिए ये आता है और शौक से खाएं। और जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया कि कौन कौन सी बीमारियों में ये हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। जामुन पर बड़ी तफसील के साथ आपने हमें बताया। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।